हेलो गाइस, वेलकम ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पार्ट नंबर 11, जिसमें हम सीखने वाले हैं द्विध्रुव के बारे में। ठीक है, तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है विद्युत द्विध्रुव। बहुत अच्छा टॉपिक है, एग्जाम में आने की पूरी संभावनाएं रहती हैं। अच्छे से पढ़ेंगे। विद्युत द्विध्रुव, ठीक है। डाइपोल नाम से स्पष्ट हो रहा है, द्विध्रुव मतलब कितने ध्रुव? दो। अब हम बात कर रहे हैं आवेशों में, तो आवेशों में दो ध्रुव मतलब एक धनावेश होता है, एक क्या होता है? ऋण आवेश होता है। इसका मतलब द्विध्रुव एक युग्म हो गया जिसमें एक धनावेश होगा और एक क्या होगा? ऋण आवेश होगा। तो मैं आपको बता दूं छोटी सी बातें दो। क्या जो द्विध्रुव होता है ना, वो क्या होता है? एक तो उसमें दो आवेश होते हैं। कितने आवेश होते हैं? दो। एक होगा पॉजिटिव और एक होगा नेगेटिव। ठीक है, ये प्रकृति और ये प्रकृति विपरीत होगी, लेकिन परिमाण में कैसे होंगे? दोनों आवेश समान होंगे और दोनों के बीच की जो दूरी है ना, वो बहुत अल्प होगी। ये जो दूरी है ना, वो अति अल्प दूरी है। ठीक है, ओके। तो देखो, मैं परिभाषा समझ में आ गई क्या? कि दो परिमाण में समान व प्रकृति में विपरीत आवेश एक दूसरे से अति अल्प दूरी पर स्थित हो तो इस निकाय को क्या कहते हैं? द्विध्रुव कहते हैं। ठीक है, डेफिनेशन लिख लेते हैं हम लोग। क्या? दो परिमाण में समान, दो परिमाण में समान व प्रकृति में विपरीत आवेश, प्रकृति में विपरीत आवेश एक दूसरे से अति अल्प दूरी, दोनों के बीच की दूरी क्या होगी? अति अल्प दूरी, अति अल्प दूरी पर स्थित हो तो इस निकाय को जो निकाय बना दो समूहों का, इस निकाय को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ठीक है, तो आपको क्या चाहिए? दो परिमाण में समान और प्रकृति में विपरीत आवेश चाहिए, और उन दोनों के बीच की दूरी क्या होनी चाहिए? अल्प होनी चाहिए। तो जो निकाय बनेगा वो कैसा होगा? विद्युत द्विध्रुव होगा। ठीक है, ओके। डस्टर कहाँ गया मेरा? चलो चलते हैं आगे, इसको मैं रफ कर लेता हूँ। अब हम लोग द्विध्रुव बनाते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा? दो आवेश होंगे। कितने आवेश होंगे? दो। एक होगा माइनस प्रकृति का, एक होगा प्लस प्रकृति का आवेश। ठीक है, दोनों आवेश परिमाण में समान होंगे, दोनों के बीच की दूरी क्या होगी? अति अल्प होगी। जो दूरी है वो बहुत अल्प है। तो ये जो निकाय आपके सामने बन रहा है, इसको क्या कहते हैं? हम द्विध्रुव कहते हैं। ठीक है, और दोनों आवेशों को मिलाने वाली जो रेखा है, उस रेखा को हम कहते हैं अक्षीय रेखा। कौन सी कहते हैं? अक्षीय रेखा, अक्षीय रेखा। ठीक है, और दोनों आवेशों को मिलाने वाला जो बीच का पॉइंट होता है, मिड पॉइंट होता है, उसको कहते हैं द्विध्रुव का केंद्र। क्या कहते हैं? द्विध्रुव का केंद्र। और एक निरक्षीय रेखा और होती है। निरक्षीय रेखा कौन सी? ये वाली, ये जो रेखा है ना, ये रेखा कौन सी होती है? निरक्षीय रेखा। मतलब कौन सी? अक्षीय रेखा के लंबवत गुजरने वाली रेखा। बोलो कौन सी? अक्षीय रेखा के लंबवत और मध्य बिंदु से गुजरने वाली जो रेखा होती है, वो कौन सी रेखा होती है? निरक्षीय रेखा होती है। तो ये कौन सी रेखा होगी? इसकी निरक्षीय रेखा। ठीक है, और दोनों आवेशों के बीच की तो दूरी है, उसको अपन प्रभावी दूरी कहते हैं, जिसको हम लोग स्मॉल डी से दिखाते हैं। ठीक है, अगर पूरी दूरी डी है तो जो मध्य बिंदु केंद्र होगा, इसके यहाँ से बीच की दूरी कितनी हो जाएगी? d/2 और d/2 हो जाएगी, जो हमें बहुत काम में आएगी। ठीक है, तो ये था द्विध्रुव। ठीक है, इससे अगली भौतिक राशि की बात करें तो होता है वो द्विध्रुव आघूर्ण। क्या होता है? द्विध्रुव आघूर्ण। बहुत अच्छा टॉपिक है, आराम से सुनेंगे। ठीक है, देखो द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। ये एक भौतिक राशि है पहली बात तो, जिसको हम लोग किसे दिखाते हैं? पी से दिखाते हैं। किसे दिखाते हैं? स्मॉल पी से। ठीक है, और स्मॉल पी की जो वैल्यू होती है वो होती है Q इंटू डी के बराबर। किसके बराबर? Q इंटू डी। Q क्या है?
दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश का तो परिमाण, और डी दोनों आवेशों के बीच की दूरी का गुणनफल जो होता है वो किसके तुल्य होता है, द्विध्रुव आघूर्ण के तुल्य। तो परिभाषा बहुत आसान हो जाएगी, बताओ क्या, दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश का परिमाण व दोनों आवेशों के बीच की दूरी का गुणनफल क्या कहलाता है, द्विध्रुव आघूर्ण। लिख लेते हैं परिभाषा, लिखते हैं क्या, दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश का परिमाण एवं दोनों आवेशों के मध्य की दूरी का गुणनफल द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है, द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। ये डेफिनेशन हुई किसकी, द्विध्रुव आघूर्ण की। क्या होगी, दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश का तो परिमाण और दोनों के बीच की जो दूरी होगी उसका गुणनफल क्या कहलाता है, द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। ठीक है, एक लाइन और लिख लेते हैं, द्विध्रुव आघूर्ण सदिश राशि होती है। याद रखिए, द्विध्रुव आघूर्ण कैसी राशि होती है, सदिश राशि होती है जिसकी दिशा ऋण आवेश से धनावेश की ओर होती है। ठीक है, द्विध्रुव आघूर्ण कैसी राशि है, सदिश राशि है जिसकी दिशा किधर से किधर होती है, ऋण आवेश से किधर होती है, धनावेश की ओर होती है। ठीक है, अच्छा, मतलब यहां अगर अपन द्विध्रुव आघूर्ण दिखाना चाहें, चलो मैं यहाँ पे द्विध्रुव आघूर्ण दिखा लेता हूँ साथ में, क्या इसकी दिशा भी दिखा लेते हैं। ये दो आवेश कौन कौन से, -q, ये कौन सा आवेश, +q। ठीक है, ये मिड पॉइंट कौन सा, O, दोनों के बीच की दूरी कितनी, d। तो यहाँ जो द्विध्रुव आघूर्ण बनेगा उसका फॉर्मूला क्या होगा, द्विध्रुव आघूर्ण को दिखाते किससे हैं, P से, और P बराबर क्या हो जाएगा, Q × D। दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश का परिमाण और बीच की दूरी का गुणनफल जो होता है वो क्या कहलाता है, द्विध्रुव आघूर्ण। अब हमने कहा द्विध्रुव आघूर्ण सदिश राशि होती है जिसकी दिशा ऋण आवेश से धनावेश की ओर। तो ये जो राशि है वो कैसी राशि है, सदिश राशि है। इसका मतलब इसकी दिशा है वो किधर से किधर, ऋण आवेश से धनावेश की ओर। ये ऋण आवेश रहा, ये धनावेश, इसकी दिशा इस तरफ, मतलब दिशा इस तरफ होगी द्विध्रुव आघूर्ण की। तो हम द्विध्रुव आघूर्ण किसे दिखाते हैं, स्मॉल p से, तो क्या हो जाएगा, p वेक्टर। ठीक है, अच्छा, चलो हम लोग वैल्यू लिख लेते हैं, जिसकी दिशा की जैसे इधर धनावेश से ऋण आवेश से धनावेश की ओर। तो बताओ फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा p वेक्टर इक्वल्स टू q × d वेक्टर। ये जो दूरी है वो कैसी राशि लेंगे हम, सदिश, मतलब विस्थापन रूप में लेंगे। ओके, ये एक प्रकार से सदिश दूरी है। ठीक, ये हो गया आपके पास द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, अब अपन मात्रक की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, मात्रक की। चलो मात्रक बनाते हैं इसका। आपको पता है ये आवेश है, आवेश का मात्रक होता है कूलाम, ये लीजिए कूलाम, इनटू ये है दूरी, d दूरी है, दूरी का मात्रक होता है मीटर, तो कूलाम इनटू मीटर। ठीक है, याद रखें कूलाम इनटू मीटर को ऐसा रूप में लिखते हैं d बाई, क्या लिखते हैं, d बाई। तो याद रखेंगे क्या, द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक जो होता है वो होता है कूलाम इनटू मीटर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, d बाई भी बोलते हैं। ठीक है, चलो विमा की बात करते हैं। आपको पता है कूलाम की जो विमा होती है वो होती है A1T1, लिख लिया हम लोगों ने, पढ़ लिया था, इनटू मीटर की विमा जो होती है वो होती है L1। और यहाँ पे द्रव्यमान तो है नहीं, अरे केजी है क्या, नहीं है, तो बताओ विमा क्या हो जाएगी, विमा हो जाएगी इसकी m0, लंबाई कितनी L1, टाइम T1,
और एम्पियर A1। तो बताइए द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा वो जो विमा है वो क्या हो जाएगी, M0, L1, T1 और A1। ठीक है, बहुत आसान है, इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है। ठीक, तो देखो हमने क्या किया, विद्युत द्विध्रुव पढ़ा पहले, फिर हमने द्विध्रुव आघूर्ण देखा, और द्विध्रुव आघूर्ण की जो दिशा है वो किधर से किधर, ऋणावेश से धनावेश की ओर। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप ध्यान से देखेंगे। ठीक है, अच्छा एक छोटी सी बात और, इसके उदाहरण की बात करें, द्विध्रुव आघूर्ण के उदाहरण की बात करें तो उदाहरण देख लीजिए इसके। आपको पता है हमें दोनों आवेश परिमाण में समान चाहिए और प्रकृति में कैसे चाहिए, विपरीत। जैसे NaCl, कौन है, NaCl। उदाहरण की बात करें तो क्या लिखेंगे हम लोग, NaCl। आपको पता है NaCl, जिसमें अगर इसको तोड़ेंगे तो खुलेगा ये Na+Cl माइनस में, तो प्लस एक ही आवेश दोनों पे, हाँ या ना, समझ में आ गई बात आपको। तो आप क्या देखेंगे, NaCl किसका उदाहरण है, द्विध्रुव आघूर्ण का। एक होता है HCl, H+Cl-, एक होता है H2O। ये सारे किसके उदाहरण हैं, द्विध्रुव आघूर्ण के उदाहरण हैं। ठीक है, जो बहुत आसान है, इस प्रकार से हम लोग इसको देख सकते हैं। ठीक है, एक बार आप लोग यहाँ तक नोट्स बनाइए, फिर चलते हैं हम लोग आगे। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है द्विध्रुव के कारण अक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और आपको बता दूं मैं, द्विध्रुव के कारण हम लोग दो स्थितियों में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं, एक अक्षीय रेखा पर, एक निरक्षीय रेखा पर। अक्षीय रेखा आप जानते हैं, दोनों ध्रुवों, दोनों आवेशों को मिलाने वाली जो रेखा होती है वो अक्षीय रेखा होती है। और निरक्षीय कौन सी होती है, जो अक्षीय रेखा के लंबवत गुजरती है केंद्र में से, वो रेखा कौन सी होती है, निरक्षीय रेखा। तो पहले हम किसके कारण निकालेंगे, अक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। चलो सोल्व करते हैं हम लोग। मान लीजिए आपके पास एक द्विध्रुव है ये, और आप जानते हैं द्विध्रुव में दो आवेश, दोनों आवेश परिमाण में समान और प्रकृति में विपरीत आवेश होंगे। ठीक है, ओके, ये मैं मानता हूँ ये A पॉइंट पे स्थित है और ये B पॉइंट पे स्थित है, और ये इसका मिड पॉइंट O है। कौन सा पॉइंट, मिड पॉइंट O है। और दोनों के बीच की जो दूरी है वो कितनी है, D है। ठीक, अब हमें यहाँ पर जो मध्य बिंदु से दूरी है ना A और B की, ये भी काम में आएगी, तो हम लोग ये लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये जो दूरी है वो कितनी होगी, आपके पास D/2 होगी, और ये जो दूरी है वो क्या होगी, ये भी D/2 होगी। ठीक है, पूरी जो दूरी है वो कितनी है, D है, तो ये दूरी कितनी होगी, D/2। कोई डाउट किसी को, ओके। अब आपको बता दूं मैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए कोई बिंदु P लेंगे, जो जहां से तीव्रता निकाल रहे हैं वहां से R दूरी पर स्थित होगा। तो हम लोग द्विध्रुव के कारण निकाल रहे हैं, तो द्विध्रुव के कौन से बिंदु से, मध्य बिंदु से, O से कितनी दूरी पर, R दूरी पर कोई बिंदु P लेंगे। तो हम क्या लेंगे, इस मिड पॉइंट O से कितनी दूरी पर, R दूरी पर कोई बिंदु P स्थित है, कोई बिंदु P स्थित है, जिस पर हमें क्या निकालनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। ये पॉइंट P है कोई, ठीक है, जिस पर हमें क्या निकालनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकालना है। ठीक, अच्छा अब आप देखिए ध्यान से, हमारे पास यहाँ पर दो आवेश हैं। कितने आवेश हैं, दो, एक धनावेश और एक दूसरा ऋण आवेश। तो हम क्या करेंगे, एक आवेश के कारण अलग अलग निकालेंगे। पहले निकालेंगे प्लस आवेश के कारण, फिर निकालेंगे माइनस आवेश के कारण। और अगर दोनों के कारण तीव्रता समान दिशा में है तो जोड़ देंगे, और विपरीत दिशा में तो घटा देंगे। हम लोगों ने न्यूमेरिकल्स किए थे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के। और हम क्या करेंगे, अगर विपरीत दिशा है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की, तो हम क्या करेंगे, बड़े में से छोटी तीव्रता निकाल सोल्व माइनस कर देंगे। ठीक है, चलो सोल्व करते हैं। तो हम क्या करेंगे, सर्वप्रथम माना द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से R दूरी पर कोई बिंदु P स्थित है, जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, हमें क्या करना है,
द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से कितनी दूरी पर, r दूरी पर कोई बिंदु P स्थित है जहां क्या याद करनी है, तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले किस कारण निकालेंगे, प्लस क्यू आवेश के कारण। तो मैं लिखता हूं माना प्लस क्यू आवेश के कारण P बिंदु पर तीव्रता E1 है। किसके कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण कितनी है E1, माइनस करना है मान लेंगे E2, और अगर फिर अध्यारोपण सिद्धांत लगा देंगे, समान दिशा में जोड़ देंगे, विपरीत में तो घटा देंगे। ठीक है, तो बिंदु P पर कितनी है E1 है, तब E1 वेक्टर इक्वल्स टू, आपको पता है किसी बिंदु आवेश का जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो होती है E इक्वल्स टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। कितनी होती है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। के 9 गुणा 10 की घात 9 मान आप जानते हैं, क्यू आवेश का मान, आर स्क्वायर, आर कौन है, दूरी है, उस आवेश से उस बिंदु P की दूरी है। अब आप देखो आवेश से बिंदु P की दूरी हम लोग देखते हैं ध्यान से। आप देखो आवेश कौन सा, पहले कौन से आवेश के कारण, धनावेश के कारण, ये रहा धनावेश, और धनावेश के कारण हमें बिंदु P की दूरी चाहिए, ये दूरी हमें निकालनी है। ठीक है, अच्छा तो आप मेरे को बताइए हमें इससे यहां तक के बीच की दूरी चाहिए। आपको पता है इस मिड पॉइंट से लेकर यहां तक की दूरी जो है वो कितनी है, r है, ये दूरी कितनी है, d/2 है, तो ये कितनी बचेगी, इस r में से ये घटा देंगे तो ये बच जाएगी, r में से d/2 घटा देंगे तो ये बच जाएगी, मतलब ये जो दूरी है वो कितनी है, r माइनस d/2 है। यस और नो, अच्छा चलो हम लोग लिख लेते हैं। तब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोलो क्या हो जाएगी, E1 बराबर के क्यू अपॉन, ये जो दूरी है वो बीच की दूरी, और बीच की दूरी कितनी लिखी आप लोगों ने, r माइनस डी, तो बताओ क्या, r माइनस d/2 का होल स्क्वायर। और इसमें दिशा है, क्योंकि हमें दिशा भी लगानी होती है, और दिशा जो है क्योंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश राशि है, दिशा है वो कौन सी दिशा में, देखो आपको पता है, मैंने कहा आपको जहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है वहां किसकी कल्पना करो, परीक्षण आवेश की कल्पना करो। और आपको पता है परीक्षण आवेश अगर अपन यहाँ पे रखेंगे तो परीक्षण आवेश यहाँ रखते हैं, बताओ ये धनावेश इसको आकर्षित करेगा कि प्रतिकर्षित करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, मतलब यहाँ जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी बिंदु P पर किसके कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण, वो अंदर की तरफ या बाहर की तरफ, बाहर की तरफ। बात समझ में आ गई, तो आप देखिए ध्यान से, यहाँ जो विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी किसके कारण, प्लस क्यू के कारण, जो E1 बनेगा उसकी दिशा होगी बाहर की ओर। बात समझ में आ गई आप लोगों को, तो हम क्या लिख देंगे ये, और इसको जो दिशा है वो क्या लिख देंगे आप, दिशा क्या देंगे, BP के अनुदिश, तो लिखेंगे दिशा क्या, BP के अनुदिश। ठीक है, समीकरण नंबर कौन सा हो गया, 1 हो गया। आई होप यहां तक कोई समस्या किसी को नहीं होगी। ठीक है, अब लिखेंगे इसी प्रकार माइनस क्यू आवेश के कारण, बोलो किसी कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण P बिंदु पर तीव्रता, बोलो कौन सी ली हमने, E2 है। ठीक है, तो हम किसका मान लिखेंगे अब, E2 का मान। E2 बराबर, बताइए E2 का मान, आप मेरे को बताइए। पहले हमने देखा प्लस क्यू कारण किस तरफ, बाहर की ओर, अब माइनस क्यू के कारण देख रहे हैं, ये रहा माइनस क्यू आवेश, ये माइनस क्यू आवेश इस परीक्षण आवेश को अपनी तरफ खींचेगा, क्योंकि आपको पता है परीक्षण आवेश धन प्रकृति का होता है, ये माइनस प्रकृति का, तो क्या करेगा, इसमें आकर्षण होगा, मतलब E2 की जो दिशा होगी वो इधर होगी, किधर होगी, इस तरफ होगी। यस और नो, तो आप मेरे को बताइए जो बिंदु P पर तीव्रता होगी वो समान दिशा में, विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस कर देंगे, बड़ी में छोटी घटा देंगे, बट हमें तो इसका पहले मान निकालना है। तो बताओ वही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है E बराबर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो के क्यू, ये रहा क्यू, आर स्क्वायर दूरी होती है आवेश से बिंदु P की दूरी, आवेश कौन सा, माइनस के आवेश, तो माइनस आवेश से यहाँ की दूरी हमें निकालनी है। तो बताओ ये दूरी कितनी होगी, आपको पता है ये दूरी कितनी है, r, तो हमें पूरी दूरी निकालनी है, तो ये दूरी कितनी हो जाएगी, ये तो r है और d/2 इसमें और ऐड हो जाएगी। तो बताओ यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो कितनी होगी, मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी वो कितनी होगी, r + d/2 होगी।
ठीक है, दिख रही होगा आपको, ये तो आर है ही और ये d/2 और जुड़ जाएगी। ठीक है, तो बताओ क्या होगा, E2 का मान कितना हो जाएगा, KQ अपॉन आर स्क्वायर मतलब 20 की दूरी, और 20 की दूरी कितनी है, r प्लस डी, तो क्या हो जाएगा r प्लस d/2 का होल स्क्वायर। दिशा बताओ, देखो प्लस क्यू के कारण दिशा बाहर की तरफ थी, माइनस क्यू के कारण अंदर की तरफ है, तो हमने इसको लिखा था BP, तो इसको क्या लिखेंगे, PA के अनुदिश, तो क्या जाएंगे हमारे पास PA के अनुदिश, PA के अनुदिश। ओके, अब हम सोल्व करते हैं, इसको नाम दे दीजिए समीकरण नंबर कौन सा, 2। अब मैंने आपको बताया था अध्यारोपण के सिद्धांत से हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली भी थी 2-3 न्यूमेरिकल्स में। मैंने आपको बताया था विद्युत क्षेत्र की तीव्रता समान दिशा में है तो जोड़ते हैं, विपरीत दिशा में है तो घटाते हैं, और अगर कुछ कोण बना रही है तो कोस थीटा वाले फॉर्मूले से हम लोग सोल्व कर लेते हैं। बताओ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कौन सी दिशा में है, विपरीत दिशा में है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे घटाएंगे। अब कौन सी में से कौन सी घटाएंगे, बड़ी में से छोटी घटाएंगे, तो हम एक लाइन लिख लेते हैं, चूंकि बिंदु P पर E1 व E2 परस्पर विपरीत दिशा में है, परस्पर विपरीत दिशा में है तथा अब हमें इनका मान पता लगाना है, बड़ा कौन सा होगा। अब आप देखिए बड़ा कौन सा होगा, जो बड़ा को उसमें से घटाएंगे हम लोग, तो बताओ बड़ा कौन सा होगा। देखो E1 का मान ये रहा KQ, ये ऊपर भी कौन KQ, तो ऊपर वाला मान दोनों में बराबर है KQ। नीचे वाला मान देखो R माइनस d/2 का होल स्क्वायर और R प्लस d/2 का होल स्क्वायर। नीचे वाला मान किसका बड़ा है, इसका छोटा है और इसका बड़ा है, और आप जानते हैं जिसका नीचे वाला मान बड़ा होता है उसकी वैल्यू छोटी होती है, और जिसका नीचे वाला मान छोटा होता है उसकी वैल्यू बड़ी होती है। आप देखो ध्यान से, नीचे इसकी वैल्यू कितनी है, R माइनस d/2 का होल स्क्वायर, वहां कितना है R प्लस d/2 का होल स्क्वायर। बताओ छोटा मान किसका, उसका मान छोटा है, इसका मान बड़ा है। क्यों बड़ा है, क्योंकि आप जानते हैं, आप क्या जानते हैं, E समानुपाती 1/r² होता है। अगर ये वाला मान छोटा है, ये व्युत्क्रमानुपाती है ना, ये वाला मान छोटा, तो ये वाला मान क्या होगा, बड़ा। तो बताओ नीचे वाला मान किसका छोटा है, R माइनस d/2, वो कौन सा R प्लस d/2, तो बताओ E1 का मान क्या होगा, बड़ा होगा। तो हम एक लाइन लिखेंगे, तथा E1 का जो मैग्नीट्यूड होगा, E1 का जो परिमाण होगा वो बड़ा होगा किसके परिमाण से, E2 के परिमाण से। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, बड़े में छोटा घटा देंगे। अतः बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र, तो बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र जो होगा वो कितना होगा, EP इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, या E लिख लो इसको, वो हो जाएगा E1 माइनस E2। ठीक, एक बार सदिश रूप लिख लो इसको। चलो सदिश रूप लिखने में जरूरत नहीं है, अपन मैग्नीट्यूड ही कर रहे हैं। ओके, तो क्या हो जाएगा, E बराबर E1 माइनस E2। अब E1 की वैल्यू ये रही, E2 की वैल्यू रही, रख दो, सोल्व कर दो, तो बोलो E इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, E1 की वैल्यू ये रही, बताओ कितनी, KQ अपॉन R माइनस d/2 का होल स्क्वायर, R माइनस d/2 का होल स्क्वायर, और इसमें से माइनस करेंगे, बताओ E2 की वैल्यू ये रही, बताओ कितनी, KQ अपॉन R प्लस d/2 का होल स्क्वायर। आसान है, बताओ KQ कॉमन बाहर आ जाएगा, तो बताओ E बराबर क्या हो जाएगा, E बराबर KQ आ गया आपके पास बाहर। बताओ यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा R माइनस d/2 का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन R प्लस d/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, हमें इसको सोल्व करना है, तो आप क्या ले लीजिए, नीचे एलसीएम ले लीजिए। बताओ E बराबर क्या हो जाएगा, E बराबर ऊपर तो कौन KQ, नीचे एलसीएम लीजिए, एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम आ जाएगा आपके पास R माइनस d/2 का होल स्क्वायर और R प्लस d/2 का होल स्क्वायर। कोई डाउट किसी को? अच्छा, नीचे एलसीएम ले लिया तो ये वाला चला जाएगा इस तरफ और ये वाला चला जाएगा इस तरफ, तो बताओ क्या, R प्लस d/2 का होल स्क्वायर और माइनस ये इधर
आर माइनस डी बाई टू का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको सोल्व कर सकते हैं अपन आसानी से। चलो सोल्व करते हैं इसको। आइए, सोल्व कीजिए इसको। E बराबर, नीचे देखिए ये a माइनस बी और a प्लस बी है। आपको पता है a माइनस बी a प्लस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो नीचे तो क्या हो जाएगा, सॉरी बाहर कौन है, के क्यू। ये लीजिए बाहर कौन है, के क्यू। और नीचे कौन आ जाएगा, नीचे देखो a माइनस बी और a प्लस बी है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बताओ क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस डी बाई टू का स्क्वायर। ठीक है, और इसका भी होल स्क्वायर। कोई समस्या किसी को, देखो होल स्क्वायर है ना। अच्छा, ऊपर देखो ये r प्लस डी बाई टू का होल स्क्वायर, तो ये खुलेगा a प्लस बी के होल स्क्वायर से, तो खोल दीजिए इसको, क्या हो जाएगा ये आर स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, तो आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई फोर प्लस टू आर डी बाई टू, यही होगा। अरे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, तो आर स्क्वायर प्लस डी बाई टू का होल स्क्वायर प्लस टू आर डी बाई टू। ठीक है, फिर यहाँ पे चिन्ह कौन सा, माइनस, तो ये लीजिए माइनस का चिन्ह। ये खुलेगा a माइनस बी के होल स्क्वायर से, तो क्या हो जाएगा ये आर स्क्वायर, लेकिन साथ में चिन्ह कैसा है, माइनस का, तो ये खुलने के साथ में चिन्ह चेंज हो जाएगा। तो आर स्क्वायर, ये माइनस के साथ माइनस आर स्क्वायर, तो डी, ये प्लस का डी बाई टू का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा माइनस डी स्क्वायर बाई फोर, और ये माइनस आएगा, माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा टू आर डी बाई टू। ठीक है, ये आराम से देख लेना, a माइनस बी का होल स्क्वायर है, ये माइनस के साथ चिन्ह चेंज होकर इस प्रकार से आ जाएगा। अब देखो काटो, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, डी स्क्वायर बाई फोर से डी स्क्वायर बाई फोर, ये टू से टू और ये टू से टू। ठीक है, सब कुछ कट गया, बताओ क्या बचा यहाँ पे, E बराबर ऊपर बच गया के क्यू। ब्रैकेट में चलते हैं, देखो यहाँ बचा आर डी और यहाँ बचा प्लस का आर डी टू आर डी, तो ये लीजिए कितना टू आर डी। ठीक है, इसको गुणा में लिख लो, ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है। डिवाइडेड बाई, बताओ नीचे कितना। अब एक छोटी सी बात ध्यान से सुनेंगे आप, ये आ रहा है डी स्क्वायर माइनस, ये आ रहा है कितना आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बाई फोर आ रहा है, और इसका भी होल स्क्वायर। आपको बता दूं मैं, ये जो d दूरी है वो अति अल्प दूरी है, किसकी तुलना में, इस r की तुलना में। तो d बाई टू तो और भी अल्प हो जाएगा, और d बाई टू का स्क्वायर तो और भी अल्प हो जाएगा। तो आप एक लाइन लिखेंगे यहाँ पे, क्या, चूंकि r इज ग्रेटर देन d, ठीक है, तब r स्क्वायर इज वेरी 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 ग्रेटर देन d स्क्वायर बाई फोर। अतः डी स्क्वायर बाई फोर को नगण्य मानकर छोड़ने पर, तो हम क्या करेंगे, डी स्क्वायर बाई फोर को नगण्य मान के छोड़ देंगे। तो इसको छोड़ेंगे, बताओ क्या बचेगा, ई बराबर हो जाएगा, बताओ कितना ऊपर, के क्यू। चलो इसको मैं थोड़ा सा अलग रूप में लिखता हूं, यहां मैं टू को पहले ले लेता हूं, तो टू के क्यू इंटू डी लिख लूँ, इंटू इसको आर लिख लूँ। कोई डाउट किसी को, मेरे हिसाब से कोई समस्या नहीं होगी। अरे वही तो लिखा मैंने इसको, टू के क्यू, मैंने इसको साथ में पहले डी लिख लिया, बाद में ई लिख लिया, आर लिख लिया। नीचे देखो हमने किसको नेगलेक्ट करके छोड़ दिया, डी स्क्वायर बाई फोर को, तो ये आर स्क्वायर की घात कितनी है, दो, तो नीचे कितना बचेगा, आर की घात चार। अब आप देखो एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, तो ई इक्वल्स टू कितना बचेगा, ऊपर तो कितना बच गया टू के। आप थोड़ा ध्यान से देखिए, Q इंटू डी, ये कौन होता है, द्विध्रुव आघूर्ण। अभी हमने सीखा था, हमने क्या सीखा था कि जो द्विध्रुव आघूर्ण होता है P वेक्टर, उसकी वैल्यू कितनी होती है, Q इंटू डी वेक्टर होती है। यस और नो, तो बताओ P की जो वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगा, Q इंटू डी के बराबर होगी, हाँ ना। तो बताओ इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2K, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, P। ठीक, और ऊपर कितना है R, क्या एक R से नीचे R कैंसिल हो जाएगा, तो नीचे कितना हो जाएगा R क्यूब। तो ये क्या होगी, द्विध्रुव के कारण उसकी अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और कितनी होगी वो 2kp अपॉन आर क्यूब। अच्छा एक छोटी सी बात, परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस तरफ होगी, उस तरफ होगी जिधर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्यादा होती है।
आप मेरे को बताओ E1 का मान बड़ा है कि E2 का मान बड़ा है? E1 का मान बड़ा है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस तरफ होगी? E1 की दिशा में होगी, मतलब ऋण आवेश से धनावेश की ओर होगी। यस और नो? देखो ये E1 का मान बड़ा है, E2 का मान छोटा है, तो परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस तरफ? जिधर बड़ा होता है, मतलब E1 दिशा में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, इसकी परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा किधर होती है? माइनस आवेश से प्लस आवेश की तरफ। द्विध्रुव आघूर्ण की जो दिशा है वो भी किस तरफ है? इसी तरफ है। तो आप मेरे को बताइए, यहाँ जो अक्षीय रेखा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बनती है, उसकी दिशा और द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा दोनों क्या बनती है? समान बनती है। तो एक लाइन और लिख देंगे यहाँ पे। क्या लिख देंगे? यहाँ लिखेंगे क्या? नोट लगा के लिख देता हूं मैं, नोट। यहां लिख देता हूं नोट। द्विध्रुव की अक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र की दिशा E1 सदिश की दिशा में होती है, जो द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा के समान है। हाँ या ना? तो ये बनता है मेरे प्यारे बच्चों द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आई होप आपको समझ में आया होगा। एक बार इसको स्क्रीन को पॉज कीजिए, नोट्स बनाइए, फिर चलते हैं हम लोग आगे। आज के लिए बच्चों इतना ही करेंगे हम लोग। आज की क्लास में हम लोग इतना ही करेंगे, क्योंकि एक टॉपिक और है, वो भी पूरा डेरिवेशन है, इससे बड़ा डेरिवेशन है, और वो है द्विध्रुव के कारण उसकी निरक्ष रेखा पर। तो हम कर लेंगे वो अगली नेक्स्ट क्लास में, नहीं तो एक साथ ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और हाँ, अभी स्कूल खुलने की कोई संभावनाएं नहीं है, तो आप लोग घर बैठ के अच्छे से स्टडी करेंगे। ठीक है, और मैं दावे के साथ कहूँगा आपको कि आपकी स्टडी बिल्कुल नहीं रुकेगी। ठीक है, आप हमारे साथ कंटिन्यू क्लास लीजिए, आप लोग क्लासों का आनंद भी आएगा, पढ़ाई का आनंद भी आएगा। आराम से घर बैठ के क्लास लेते रहिए और सेफ रहिए, घर से बाहर ना निकले। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक।